मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोफिया शहबाज टीम एजुकेशन एरिया की तरफ से आपकी विज्ञान की अध्यापिका। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आई हूँ, सोशल। सोशल एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इससे काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आप बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम सोशल स्टार्ट करते हैं। पर इस चैप्टर में मैं अभी आपके लिए सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस करूंगी कि शोषण क्या है, शोषण के प्रकार क्या क्या है और शोषण में ग्लूकोज का विखंडन अलग अलग परिस्थिति में कैसे होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शोषण के बारे में। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारा शरीर, मानव शरीर या कोई भी जीव या कोई भी पेड़ पौधा किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? जी, बहुत सही आपने बोला कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है कोशिका। तो कोशिका जो है एक हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर हमारा शरीर पूरा बना हुआ है। विभिन्न विभिन्न कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है। तो अगर हम चाहे कहें तो कोशिका से ही आपका उत्तक का निर्माण हो रहा है, कोशिका से ही आपका अंग का निर्माण हो रहा है, कोशिका से ही आपका अंगतंत्र का निर्माण हो रहा है। सिमिलरली कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई है, मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो इन कार्य को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये है हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब ये ऊर्जा हमें कोशिका को कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा कोशिका को ऊर्जा कि कोशिका जो है वो काम करेगी? तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक कोशिका है, ठीक है, ये आपका एक कोशिका है और कोशिका को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब ये एनर्जी किससे प्राप्त होगा बताइए? आपको एनर्जी किससे मिलता है? आपको एनर्जी मिलता है भोजन खाने से। भोजन जब आपका पचेगा तो किस में पचेगा? ग्लूकोज में पचता है। आपने लास्ट चैप्टर में पाचन तंत्र में पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में कि जो भी भोजन हम खाते हैं वह विखंडित होकर, वो टूट कर क्या होता है, छोटे छोटे पोषक पदार्थ में बदल जाता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होता है। छोटी आंत में क्या होता है बच्चे? बहुत सारी विलाई होती है। वो विलाई क्या करती है? इन ग्लूकोज को अवशोषित करके हमारे रक्त तक पहुंचा देती है और वही रक्त उस ग्लूकोज को पूरे शरीर की कोशिका तक पहुंचा देती है। तो ये ग्लूकोज हमारे कहाँ से आ गया? बाहर से, पाचन तंत्र से हमारे हर कोशिका में पहुंच चुका है। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा? इस ग्लूकोज का विखंडन होगा और इसमें कुछ उत्पाद का निर्माण होगा, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ उत्पाद का निर्माण होगा और साथ ही साथ आपकी क्या प्राप्ति होगी? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और ऊर्जा किस फॉर्म में पाया जाता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होगा और इसी ऊर्जा से फिर कोशिका क्या करेगी? क्रियात्मक काम करेगी। क्रियात्मक इकाई है ना, हर टाइप की कोशिका अलग अलग कार्य करेगी। तो अलग अलग कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगा? इस ग्लूकोज के विखंडन से मिलेगा, इस ग्लूकोज के टूटने से मिलेगा। अब ये जो ग्लूकोज आया है हमारा, वो ग्लूकोज अपने आप तो टूटेगा नहीं। अब उसको टूटने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? उसको टूटने के लिए उसके ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। उसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, विखंडन के लिए। इस ग्लूकोज के विखंडन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है, कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? हम पर्यावरण से लेते हैं। तो पर्यावरण से ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा। अब आप सांस लीजिए, हमने सांस लिया, जब हमने सांस लिया तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आ गया नासा गुहा से। नासा गुहा से ये हमारे शरीर के फेफड़ा में पहुंचा
और फेफड़ा से हमारे शरीर के रक्त में, और रक्त इस ऑक्सीजन को लेकर कहाँ आएगी? कोशिका में आएगी। तो अब क्या होगा कोशिका में? कोशिका में क्या पहुंच चुका है? ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज पहले से ही है और ऑक्सीजन जो है हमारे बाहरी एटमॉस्फेयर से आ चुका है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा बच्चे? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन ऐड होगा। जब ऑक्सीजन ऐड होगा ग्लूकोज में तो इसका विखंडन हो जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण होने से ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ क्या निकलेगा? एटीपी निकलेगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट से जानना चाहते हैं तो एक फ्लो चार्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीजिए, जैसे ये है आपका ऑक्सीजन, कहाँ से आया? बाहरी एटमॉस्फेयर से। कहाँ आएगा बेटा? अंदर आएगा हमारे शरीर के। किस प्रक्रिया के द्वारा आएगा? श्वासोच्छ्वास के प्रक्रिया के द्वारा आएगा। अभी मैं श्वासोच्छ्वास को एक्सप्लेन करूंगी। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बहुत सारे बच्चे से अगर मैं पूछती हूँ कि बच्चा श्वसन का डेफिनेशन क्या है, श्वसन की परिभाषा बताइए, तो वो बोलते हैं कि मैम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन बोलते हैं। बट बेटा इसे हम श्वसन नहीं बोलते हैं। श्वसन जो है, श्वासोच्छ्वास जो है वो श्वसन का एक स्टेप है, पहला स्टेप है। श्वसन जो है वो क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना, वो आपका असली में श्वसन है। पर श्वसन के दो स्टेप होते हैं, पहला आपका श्वासोच्छ्वास है, दूसरा आपका कोशिकीय श्वसन है। श्वासोच्छ्वास का मतलब है सांस लेना और छोड़ना। आप पहले सांस लेंगे ना, ऑक्सीजन से आप सांस लिए तो ऑक्सीजन कहाँ आया? आपके फेफड़ा में आया। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है श्वसन का वो क्या है? श्वासोच्छ्वास। आपने सांस को अंदर लिया, यानी कि श्वासोच्छ्वास, सांस को अंदर लिया तो ऑक्सीजन को अंदर लिया। ऑक्सीजन के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? लेने और छोड़ने की दोनों की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इनहालेशन, ऑक्सीजन का इनहालेशन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, तो आप जब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो वो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा के बाद वो जाएगा आपके रक्त में, और रक्त के बाद क्या कहाँ जाएगा? वो कोशिका में जाएगा। और आपको पता है कोशिका में तो पहले से ही क्या मौजूद है? पहले से क्या उपस्थित है? पहले से यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो उपस्थित है आपका। अब आप अंदर से क्या लेके आ रहे थे? बाहर से क्या लेके आ रहे थे? आप ऑक्सीजन लेके आ रहे थे। तो आप ऑक्सीजन, अब ये जो आप ऑक्सीजन लेके आए हैं, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर किसका उत्पाद करेंगे? एटीपी का उत्पाद करेंगे, और क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी कि वाटर। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर आप इनहेल करेंगे वो पॉइजनस गैस है हमारे लिए, तो उसे हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो ये फिर हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से हम क्या करेंगे? दोबारा से रक्त में चला जाएगा, रक्त से वो दोबारा फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर वो पर्यावरण, आपके पर्यावरण एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कौन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं है, पर श्वसन का पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको पता है कि ये श्वसन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? वो कोशिका के अंदर हो रहा है। तो इसलिए हम इस टाइप के श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कि श्वसन का दो स्टेप है, श्वसन का दो स्टेप है। पहला स्टेप जो है बच्चा वह है श्वासोच्छ्वास, मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना। और दूसरा जो आपका स्टेप है वो है कोशिकीय श्वसन। आए समझ में आता क्या है? जैसे पहले आपने ऑक्सीजन को बाहरी वातावरण से अंदर इनहेल किया, अंदर लिया, जिसको हमने कहा कि ऑक्सीजन का अंदर आने के बाद वो कहाँ गया? फेफड़ा में गया। फेफड़ा के बाद रक्त में गया, रक्त के बाद कोशिका में गया। कोशिका में पहले से ही ग्लूकोज उपस्थित था।
ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण हुआ, उसका विखंडन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और साथ में किसका निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ऊर्जा के निर्माण से ही फिर क्या होगा, वो कोशिका कार्य करेगी। तो अब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, सांस लिया हमने, ऑक्सीजन लिया हमने अंदर, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऊर्जा बना, ऊर्जा तो शरीर काम कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल गैस है वो शरीर के बाहर चला गया। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपकी श्वसन। तो अगर हम श्वसन को परिभाषा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, श्वसन की परिभाषा ये है कि श्वसन एक ऐसा जैव प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करेंगे, और इसी ऊर्जा के निर्माण करने की प्रक्रिया के बीच में ही के साथ साथ किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होगा। चूंकि यह श्वसन कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन भी बोलेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक आपको श्वसन तो समझ में आ गया है। अब आते हैं हम श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन के प्रकार, श्वसन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है बच्चे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। देखो, वायवीय श्वसन को इंग्लिश में हम बोलेंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वायवीय श्वसन उस प्रकार का श्वसन है जिसमें ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो किसकी उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। तो यह रेस्पिरेशन जो है, यह जो आपका श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होगी, यह हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। ठीक है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। और वह श्वसन जो ऑक्सीजन के किसमें होगा, अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे अब जब ये वर्ल्ड बना था, जब दुनिया बनी थी तब ऑक्सीजन नहीं था, तो फिर जो पहला जीव था उन्होंने कैसे रेस्पिरेशन किया, उन्होंने कैसे ऊर्जा प्राप्त की, तो उन्होंने जो ऊर्जा प्राप्त की थी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा की थी, यानी कि अवायवीय श्वसन के द्वारा की थी। ऑक्सीजन नहीं था फिर भी उनको ऊर्जा प्राप्त हुई, कैसे हुई वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अब चूंकि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा, परफेक्ट। ऑक्सीजन का ग्लूकोज का जो विखंडन होगा यहाँ पे पूर्ण होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होगा। तो ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का आंशिक रूप से या अपूर्ण भी लिख सकते हैं आप, आंशिक रूप से या अपूर्ण अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। अब आप बताएं बच्चे, यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऊर्जा का निर्माण यहाँ ज्यादा होगा या ऊर्जा का निर्माण यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऊर्जा का निर्माण यहाँ ज्यादा होगा, और यहाँ पे आंशिक रूप से हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपका 38 ATP, आप सोचिए कि एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP
का निर्माण हो रहा है, जबकि यहाँ पे एक ग्लूकोज अणु से आपका सिर्फ 2 या 3 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए फिर समझिए, वायवीय श्वसन वह श्वसन है जो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा, पूर्ण रूप से विखंडन हो जाएगा। इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होगा, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। चूंकि यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का जो अणु है तो 38 एटीपी का उत्पादन करता है, और यहाँ पे एक ग्लूकोज का अणु सिर्फ 2 या 3 एटीपी का। अगर ईस्ट में हो रहा है तो 2 बनाएगा, ठीक है, और ग्लूकोज में हो रहा है 3 बनाएगा। अब इसमें जो है इसका अंतिम उत्पाद क्या था, याद करो, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना रहा था, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस ऊर्जा था। और यहाँ पे अंतिम उत्पाद रहेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, वायवीय श्वसन कहाँ होगा बच्चे? वायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव समझते हो ना, साइटोप्लाज्म। तो ये किसमें होता है आपका जनरली? ये आपका कोशिका द्रव में होता है, सॉरी कोशिका द्रव प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो वायवीय श्वसन का जो है पहला चरण वह होगा कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पहला चरण अभी मैं बताऊंगी आगे चलके, ग्लूकोज का विखंडन जो होगा उसे बताऊंगी। तो पहला चरण किसमें हो गया? कोशिका द्रव में हो गया, और दूसरा चरण कहाँ होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन कोशिका द्रव में ही शुरू होगा और कोशिका द्रव में ही समाप्त हो जाएगा। मतलब इसमें चूंकि पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वो पहुंचेगा ही नहीं, वो आपका कोशिका द्रव में ही समाप्त हो जाएगा। यह आपके मनुष्य में, पेड़ पौधों में, सब में पाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली आपका मतलब अवायवीय श्वसन जो है आपका ईस्ट में पाया जाता है, और कभी कभी हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन होता है। कहाँ होता है? जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, तो दौड़ने से क्या होता है बच्चे कि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस टाइम हमारा शरीर ऊर्जा नहीं बना पाता है, तो ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन हो जाता है। आंशिक रूप से ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आंशिक रूप से उसका विखंडन होता है और बनता है लैक्टिक अम्ल। और यही लैक्टिक अम्ल जब आपके मसल्स में संचय हो जाते हैं, बहुत सारा जमा हो जाता है, तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, वो हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। तो लैक्टिक अम्ल के संचय से ही आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, और अगर इससे आपको निजात पाना है, इससे आपको आराम पाना है, तो आप क्या करेंगे? गुनगुना पानी से नहाएंगे या गुनगुना हल्का तेल से अपने मांसपेशियों का मसाज करेंगे, जिससे आपका लैक्टिक अम्ल जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे आपका 5 क्वेश्चन कवर हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया कि श्वसन क्या है, या आप श्वसन से क्या समझते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं, वायवीय श्वसन कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है श्वासोच्छ्वास क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए।